बीजेपी 8 सीटें जीत गई है। यूपी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो 38 वोटों से राज्यसभा चुनाव जीते। साधना सिंह, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी से जया बच्चन, रामजीलाल सुमन भी चुनाव जीते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी यूपी राज्यसभा चुनाव में 8 सीटें जीती है। यूपी राज्यसभा चुनाव में एसपी ने 2 सीटें जीती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो भी 38 वोटों से राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। वहीं साधना सिंह, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य की जीत हुई है। जया बच्चन जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीती। रामजीलाल सुमन भी चुनाव जीते हैं। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों का रिजल्ट आ गया और इसमें बीजेपी के 8 कैंडिडेट्स की जीत हो गई। अखिलेश यादव के 7 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई और इसे 24 के इलेक्शन से पहले योगी की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है। खुद सीएम आदित्यनाथ ने विक्ट्री साइन दिखाकर संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनावों का रिजल्ट राज्यसभा की तरह ही रहने वाला है। जो बीजेपी के थे वो लॉयल रहे, जो अखिलेश के थे उन्हें भी योगी ने अपने साथ मिला लिया। ये यूपी में 24 के इलेक्शन का पहला धांसू ट्रेलर है। सोचिए पूरी पिक्चर कितनी सस्पेंस से फुल होगी। अपनों से मिले धोखे की यही टेंशन अखिलेश यादव को सताई जा रही है। ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा, अखिलेश यादव के शब्द काफी कुछ बयां कर रहे हैं। यादव फैमिली की छटपटाहट साफ महसूस की जा रही है। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। ये तो नमूना है। लोकसभा चुनाव आते आते आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आरोप तो कोई भी लगा सकता, उन्हें ये एक बार विचार करना चाहिए कि उनके लोग क्यों भाग रहे हैं उनसे। एक बार उनको विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में कमी है और उत्तर प्रदेश की जनता का जिस प्रकार विश्वास है एनडीए की सरकार में, उसका ये नमूना है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। पहले कहा राज्यसभा में 8 में से 8 हम जीतेंगे और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 में से 80। इलेक्शन राज्यसभा सांसदी के थे, लेकिन प्रैक्टिस लोकसभा चुनावों की थी और इसमें योगी आदित्यनाथ बगैर एरर के सफल हो गए। 2018 के राज्यसभा चुनाव में भी इसी तरह समाजवादी पार्टी के एक विधायक और बीएसपी के एक विधायक ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया था। तब भी 19 का इलेक्शन मुहाने पर था और अखिलेश कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार भी टाइमिंग कमोबेश वही है, मगर सिचुएशन बदल गई है। योगी के इस दांव से अखिलेश के दावों की हवा साइकिल में भरे जाने से पहले ही निकल रही है। डर इस बात का सता रहा है, जब राज्यसभा चुनाव में अपनों को ही नहीं जोड़ पाए तो फिर लोकसभा के इलेक्शन में वोटर कैसे जुड़ेंगे। कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होता है, कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता संघर्ष करता है, कार्यकर्ता धरना करता है, कार्यकर्ता पे मुकदमा लिखा जाता है, कार्यकर्ता जेल जाता है। और जब किसी को ओबलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है उसको वोट कैसे दिया जा सकता है। अखिलेश यादव बागी विधायकों पर एक्शन के मूड में, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ मौका तलाश रहे हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के 5 विधायक सीएम योगी से मिल चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले मनोज पांडे जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि मनोज पांडे दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि कहीं बीजेपी ने 24 के चुनावी समर में इन्हें उतारने का विकल्प तो ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में डिले इसीलिए बताया जा रहा है। संगठन की दृष्टि से हम अपने पूरा लेखा जोखा लेकर, अपनी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर 2024 में, यानी कि अगले महीने से मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे
और मोदी जी का जो संकल्प है उस संकल्प को भाजपा के हम सब लोग उत्तर प्रदेश के मिलकर पूरा करें। राज्यसभा के जरिए योगी का 24 के चुनाव वाला कैलकुलेशन क्या है? अखिलेश का कौन सा बागी योगी के किस समीकरण में फिट बैठेगा? इसकी इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो समझ आएगा कि असल में इतना थ्रिलर तो किसी सीरियल में भी नहीं मिलेगा। मनोज पांडे मौजूदा वक्त में ऊंचाहार से विधायक है, जो कि रायबरेली में आता है और इसे गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर पहचान मिली है। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एमएलए है। ये सीट अमेठी में आती है और ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से क्या कनेक्शन है। महाराजी प्रजापति ने न अपनी समाजवादी पार्टी को वोट दिया और न ही बीजेपी को। ये जिस अमेठी से विधायक है उसकी डिटेल पूरा हिंदुस्तान जानता है। आशुतोष मौर्य बदायूं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। यहाँ की मौजूदा सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य है। फिलहाल बीजेपी से है, मगर चर्चाएं कैंडिडेट बदलने को लेकर है। राकेश पांडे अंबेडकर नगर के विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी 19 का लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और बीएसपी के जो रितेश पांडे सांसद बने, उन्हें अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कराई है। यानी बीजेपी इस सीट को भी कंफर्म करना चाहती है। एक तरह से कहें तो योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है और इसमें न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि गांधी फैमिली को भी गहरा जख्म मिलने वाला है। ऐसा सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया था और अभी तत्काल विधान परिषद के चुनाव आने वाले हैं, तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत रही होगी उनकी वो शिकायतें दूर कर दी जाएंगी और ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से ये संदेश जाता कि साफ फैसला गलत हुआ है। सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ का विक्ट्री साइन और अखिलेश के बागी विधायक अभय सिंह का डीपी पर रामलला को लगाना, ये सब कुछ इशारा करता है कि अखिलेश के लिए 24 की डगर में बहुत चैलेंज है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने संभल, मैनपुरी और रायबरेली सीट के लिए फिर से रणनीति बनाई है। इनमें संभल सीट से एसपी कैंडिडेट शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है, जबकि मैनपुरी सीट से डिंपल के खिलाफ जयवीर सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा रायबरेली से गांधी परिवार इलेक्शन फाइट करता है तो आदित्य सिंह या फिर मनोज पांडे को बीजेपी टिकट दे सकती है। ये तीनों ही वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी 2019 के इलेक्शन में हार गई थी, मगर अब योगी मिशन 80 में किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। अगर रायबरेली सीट के पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो आदित्य सिंह को पहले ही बीजेपी में शामिल कराया जा चुका है, जो कि रायबरेली सदर से विधायक है। 2019 में सोनिया को टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह भी बीजेपी का हिस्सा है। दिनेश प्रताप सिंह की रायबरेली के हरचंदपुर इलाके में अच्छी खासी पकड़ है, जबकि मनोज पांडे 2012 से नॉन स्टॉप ऊंचाहार से विधायक बन रहे हैं। सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में यही तीनों जगह इस बार इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा फर्क और बीजेपी के लिए माइलेज वाली साबित हो सकती है, क्योंकि रायबरेली सदर से सोनिया को 1,23,043 वोट मिले थे, जबकि इसके उलट बीजेपी कैंडिडेट को 61,637 वोट। ऊंचाहार में सोनिया को 1,03,438 वोट मिले थे और बीजेपी को 76,234। हरचंदपुर में सोनिया 98,383 वोट लेकर आई थी और बीजेपी के खाते में 72,181 वोट आए थे। अगर इन तीनों ही जगह के वोट को कैलकुलेट करें तो सोनिया के वोटों का आंकड़ा 3,24,864 रहा, जबकि बीजेपी के वोट 2,10,052 थे, यानी 1,14,812 वोटों का अंतर। जबकि रायबरेली की सभी 6 विधानसभा सीटों को जोड़ दिया जाए तो सोनिया की जीत का मार्जिन था 1,67,000 वोट। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी मनोज पांडे के जरिए बहुत बड़ा गेम करने वाली है, उनके इमेज का 24 के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि रायबरेली के न सिर्फ 11% ब्राह्मण वोटर बल्कि 34% दलित वोटरों में भी उनका दबदबा माना जाता है और वो आखिरी दोनों चुनाव मोदी योगी की लहर के बावजूद जीतने में सफल रहे थे। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं, इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं, इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जब प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं, उस पर भी लोगों ने विरोध किया, इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। यूपी राज्यसभा में 31 सांसदों को भेजती है और लोकसभा में 80। बीजेपी के पास इस इलेक्शन से पहले 16 राज्यसभा सांसद बचे थे
और समाजवादी पार्टी के 2। अब बीजेपी का आंकड़ा 8 सांसदों की जीत के बाद 24 हो जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी का 2 सांसदों की जीत पर 4। अब राज्यसभा के बाद योगी का टारगेट लोकसभा है, जहां वो 100% नंबर से पास होना चाहते हैं और इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं थी, आज इस उत्तर प्रदेश में भी बदले हुए हालात में आप सब महसूस कर सकते हैं किस प्रकार की स्थितियां उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश जहां पे एवरेज वर्ष भर में 300 साढ़े 300 दंगे होते थे, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य की सभी संभावनाएं लगातार दूषित होती हुई दिखाई दे रही है। आज उस उत्तर प्रदेश के बदले हुए स्वरूप को आप देख सकते हैं। आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा टैबलेट के साथ आपको एक नई कार्य संस्कृति के रूप में देखने को मिलेगा। तो 24 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, कारपेट बिछ चुका है, सारी तिकड़म, सारा गणित आजमाना शुरू किया जा चुका है। योगी इस मिशन में पीछे नहीं हटने वाले। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रयागराज का भी दौरा करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। लखनऊ से मनीष यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। हिमाचल का नया सीएम कांग्रेस चुन सकती है। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस आला कमान में नया सीएम चुनने पर सहमति बनी है। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा हिमाचल ऑब्जर्वर बने हैं। कांग्रेस के करीब 15 एमएलए सीएम सुक्खू से नाराज चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शिमला में कल कांग्रेस के 34 एमएलए के साथ बैठक होनी है। राज्यपाल से जयराम ठाकुर की मुलाकात होगी। बीजेपी का विधायक दल भी राज्यपाल से मिलने वाला है। 7:30 बजे राजभवन में मुलाकात जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, इस बात को लेकर चर्चाएं मंथन जो है वो फिलहाल आला कमान की ओर से किया जा रहा है। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि सुक्खू से कि हाईजैक किया गया, किडनैप किया गया विधायकों को बीजेपी द्वारा। क्या सरकार कांग्रेस की किसको किडनैप कर सकते थे? कोई किडनैप करने की ना मंशा रही, ना आज है, ना कल है। और सारी चीजों को देखते हुए जो हालात बने, उस हालात का परिणाम ये है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हालात 1 साल के कार्यकाल में बन गए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के, नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे आप? इस पर विचार करेंगे। कल क्या रणनीति रहेगी आपकी सेशन के दौरान? कल हम राज्यपाल महोदय जी को सुबह मिलने वाले हैं। और इन सबके बीच देखिए, क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायकों को भारी सुरक्षा के बीच में पंचकुला के हॉलिडे इन होटल में शिफ्ट किया गया। इससे पहले इन विधायकों को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रखा गया था। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो इस वक्त पंचकुला के हॉलिडे इन होटल में पहुंचे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। इस वक्त देखिए, हरियाणा पुलिस की एक जो बस है वो यहां पर आकर रुकी है और हॉलिडे इन होटल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के करीब 6 विधायक, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में, वो यहां पर पहुंचे हैं। और ये भी जानकारी है कि 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। पहले भारतीय बाजार में पतंजलि आयुर्वेद ने अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। पतंजलि कई विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई और किसी भी दवा पर कोई भी विज्ञापन देने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीमारियों को जड़ से छूमंतर करने का दावा करने वाली पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कंपनी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको बता दें कि पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बावजूद इसके पतंजलि ने विज्ञापन जारी रखा।
पतंजलि का दावा था शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया जैसी बीमारियों से स्थायी राहत, इलाज और उन्मूलन का दावा था। जिस विज्ञापन को नवंबर 2023 में बंद हो जाना चाहिए था, उसका खुलेआम प्रचार किया जा रहा था। पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से विज्ञापन दे रहा था। इसी विज्ञापन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया और कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है कि आपने क्या किया। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को धोखे में रखा गया है। स्थायी राहत शब्द अपने आप में भ्रामक है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि पतंजलि, स्वामी रामदेव और बालकृष्ण किसी भी एलोपैथी पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि पतंजलि आगे भी इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेगी। कंपनी के विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। Even after the communication from the Prime Minister's office, surprisingly they are sitting over it. That is a strange situation in our country. With today's intervention by the Honorable Supreme Court, they have very clearly said if the advertisements violate Magic Remedies Act, there should be action. And it should have been taken by the licensing authority long back. कोर्ट एक्शन में आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम किसी भी तरह का भ्रामक विज्ञापन बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। इस पूरे मामले पर टाइम्स नाउ नवभारत ने पतंजलि की प्रतिक्रिया मांगी तो कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और हम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। फिलहाल कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद आगे क्या होगा ये तय हो जाएगा।